ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभोव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में 5वें अध्याय पर अपन अपनी चर्चा चालू कर रहे हैं, है ना। और तत्वार 5वें अध्याय में अ, जो बात यहाँ पर अपनी आगे हो रही थी, उससे पहले दो प्रश्न अपने बाकी थे, बराबर। एक तो पहले नंबर का जो प्रश्न परसों के मतलब का था, जिसमें अलोकाकार संबंधी आकाश में परिणमन किस प्रकार से होता है, तो इसका एक शास्त्रीय समाधान मैंने आपको दिया था। शास्त्रीय समाधान जो ग्रंथ के आधार से अपन ने किया था, उसमें क्या था कि इस लोक का काल द्रव्य ही आलोक के काल द्रव्य के परिणमन में निमित्त बनता है, बराबर। इस पर दिनेश भाई ने भी बहुत विचार किया और उन्होंने कुछ बातें मुझे पहुंचाई हैं। वो अच्छी बातें हैं सारी। देखो, दिनेश भाई की कुछ आपत्तियां हैं इसमें, आपत्ति तो नहीं कह सकते लेकिन जिज्ञासा और है कि आलोक और लोक के बीच में जो काल परमाणु है उनके बीच में विभाजन कैसे होता है। जरा आप ही बताओ दिनेश भाई, क्या क्या प्रश्न है दिनेश भाई, जो आपका वो मैसेज था मेरे लिए। इस हाँ, हाँ उसको जी बताओ जरा आप। हाँ આ हाँ। એમાં એમ કહ્યું કે રસ્સીમાં તો એકબીજાની જોડે કનેક્ટેડ છે, એટલે રસ્સી હલાઈએ તો છેક સુધી પહોંચે જ. પણ बराबर। આલોકના જે પરમાણુ છે લોકાકાશમાં છે અને અલોકાકાશમાં છે, એને બેને કોઈ સંબંધ જ નથી. આમ આમ સંબંધ નથી, એક એક પોઈન્ટ ઉપર આપણે વાત કરીએ। આમ સંબંધ નથી, બરાબર, પણ એકચ્યુઅલમાં જોવા જઈએ ને, તમને કહું, લોક અને અલોક વચ્ચે આમ કોઈ ડિવાઇડેશન છે જ નહીં। જો જ્યાં लोकना अंतिम सीमा आवे ना, लोक की अंतिम सीमा, उससे अड़के ही अलोक चालू हो जाता है। और उस जगह पर हाँ, वो उस जगह पर उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भेद किया जाता है, बराबर। तो बराबर, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, जैसे कि एक लंबा वायर हो, एक जगह से हाँ, कनेक्ट करें अपना, बराबर 200 मीटर का, तो एक हाँ जी, जगह से उसे पावर सप्लाई होती है, तो सब जगह पूरे के पूरे जगह उसी श्रेणी में वो फैलता जाता है, बराबर ना। ऐसे ही लोक के परमाणु में अगर आप देखेंगे, तो जहां जहां से उसके परमाणु है वहीं से उसी श्रेणी में फैलता जाएगा उसका परिणाम, बराबर। तो एक तो उसका मुद्दा ये है कि विभाजन है ही नहीं, जुड़े हुए हैं। बस जुड़े हुए में एक तरफ छह द्रव्य दिखाई दे रहे हैं तो हम उसे लोक कह देते हैं, और दूसरी तरफ छह द्रव्य दिखाई नहीं देते इसलिए हम उसे अलोक कहते हैं। एक बात। और दूसरी कौन सी बराबर. बात थी? अच्छे प्रश्न थे, हाँ, विचारणीय मुद्दे अच्छे थे। हाँ, और दूसरा और क्या था? नहीं કે નિમિત્ત કાલાણુ અહીંનો લોકાકાશનો છે અને એ નિમિત્ત કેવી રીતે થઈ શકે અલોકાકાશમાં? જો કાલાણુ કોઈના નિમિત્ત બનવા માટે આ લોકનો છે કે અલોકનો છે આવો ભેદભાવ કરતો નથી। કાલાણુ તો પોતાનું કામ કરે છે। આમ જોવા જઈએ આ તો હા હા એ હું તો તમને પોતાના એમ કહું કે કામ કરે છે। હા, પોતાનું જ કામ કરે છે અને એ નિમિત્તથી બીજા દ્રવ્ય સહેજ પરિણમિત થઈ જાય છે। હું તો તમને એક વાત કહું, એ તો યોગની વાત છે कि લોકમાં અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ કાલાણુ અવેલેબલ છે, માટે દરેક દરેક હા દરેક દરેક પ્રદેશમાં એક કાલાણુ છે જે બીજાના પરિણમનમાં નિમિત્ત બને। પણ હું તો એક કન્ડિશન કહું તમને कि જેઓ કદાચ લોકના બધા કાલાણુઓ લુપ્ત થઈ જાય ને એક કાલાણુ રહે, ઓનલી એક કાલાણુ રહે, તો એક કાલાણુ પણ લોકના બધા દ્રવ્યોના પરિણમનમાં નિમિત્ત બની શકે।
અચ્છા હા એટલે એવું તો આમ સમજો કે इसमें એમાં એની કેપેસિટીની ઉણપ નથી, હા એમાં એની કેપેસિટીની ઉણપ નથી. જેમ કે હા દરેક દ્રવ્યમાં અનંત શક્તિ છે. આકાશનું એક પ્રદેશ, હા આકાશનો એક પ્રદેશ આખા લોકને અવગાહન આપી શકે છે. બરાબર એક હા પૂતગલ પરમાણુ સીમિત થઈને બધા જગતને સમેટી શકે છે. હા ધર્મ દ્રવ્ય એટલે દરેક દ્રવ્યમાં અનંત શક્તિ ને સામર્થ્ય પડેલી છે. બરાબર ને? અચ્છા હવે હાજી એ સામર્થ્ય કોઈ કાલમાં ઓછી નથી, કાલમાં ઘણી સામર્થ્ય છે, પણ કાલનો અચ્છા સ્વભાગી કહો કે કંઈ પણ કહો, એની સાથે કામ કરવાની ટીમ બહુ છે. એટલે એ પોતાના હિસ્સાનું કામ કરે, એના હિસ્સા જેટલો આવે, એના હિસ્સામાં જો એક પ્રદેશ સંબંધી આવે તો આટલો કરી લે. પણ એમાં એની શક્તિ પતી જાય કે મને આટલું જ કરવું છે, આટલું જ હું કરી શકું છું, આમ નથી. આમ કહેશો અચ્છા તો દ્રવ્યની શક્તિની લિમિટેશન આવી જશે. હમ ખબર પડે છે? बराबर द्रव्यમાં अनंत शक्ति है, तो હું એ કહું છું कि एक कालाणु भी अपने आप में इतना स्वतंत्र और शक्तिमंत है कि अगर असंख्यात कालाणु ना हो और पूरे लोक में एकमात्र कालाणु बचे तो उस एक कालाणु में इतनी ताकत है कि जगत के जितने भी द्रव्य का जिस समय परिणमन हो रहा हो उसके उतने परिणमन वो निमित्त बन सकेता है। तो इसी अच्छा न्याय से जितने कालाणु हैं वो सब कालाणु बस जिस जिस हिसाब से आलोक में जाते हैं उनके परिणमन निमित्त बन जाते हैं। उसमें कोई आलोक में परिणमन तो मानना पड़ेगा, क्योंकि परिणमन नहीं मानोगे तो उसके द्रव्यत्व की का अभाव हो जाएगा, उसके द्रव्यपने का अभाव हो बराबर जाएगा। पॉइंट समझ में आया कि हाँ नहीं है? हाँ हाँ तो इस हिसाब से जी है ना, दो बातें क्लियर बर हुई। तो निमित्त नैमित्त कोई भी मैंने कहा था जो बात है, अच्छे आपके प्रश्न थे इसलिए आपसे ही कहलवा रहा हूं कि कोई भी द्रव्य किसी का निमित्त बनने के लिए परिणमता नहीं, बराबर। प्रत्येक द्रव्य अपने बराबर अपने स्वभाव से परिणमित होते हैं और अपने अपने स्वभाव से बराबर परिणमित होने पर वो अन्य के परिणमन में सहज निमित्त बन जाते हैं। हो जाता क्लियर? बराबर समझ में हाँ आया कि जी हाँ नहीं है? जी ये मुद्दा क्लियर हुआ? बराबर हाँ, और कौन सा पॉइंट हाँ था जी आपका? वो स्वतंत्र दो ही थे परिणमन तो ठीक है, बाकी ये दो मूल मुद्दा है ना। हाँ, हम्म तो ये चलो इतना आपने ये दोबारा। हाँ जी अब ये क्लियर हुआ इसके बारे में, और किसी को भी इशू? और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो उत्तर है ना, ये जो कल मैंने पॉइंटर दिया था, ये बताया था आपको आगम के आधार से, आज उसमें हाँ युक्ति जी का पुट लगाया है। मतलब पहले जो मैंने हाँ उत्तर दिया था वो कैसा दिया था? आगम के आधार पर दिया था। आगम आज मैंने उसमें क्या किया है, आपकी हाँ जी युक्ति से भी वो सिद्ध हो जाए उस बात के एंगल से लिया। अब थोड़ा अपन अपनी लास्ट क्लास का प्रश्न समझते हैं। क्या प्रश्न था उसमें? बड़ी खुशी की बात है, बराबर बहुत सारे लोगों ने बहुत विचार किया। जिन जिन लोगों ने प्रश्न या कुछ नहीं पूछा, मतलब उनको समाधान मिल गया होगा। है? हाँ ख्याल में है कि नहीं है? प्रश्न ये था, बहुत कम उपस्थित भी कम लोग थे, इसलिए प्रश्न को दोहरा देता हूं, फिर उसके समाधान पे चर्चा करते हैं कि क्या प्रश्न था कि जब कोई बोलेगा, नहीं तो मैं ही बोलूं। क्या प्रश्न छोड़ा था आखिरी क्लास में? हाँ सर, बोलो गंध खुशी के में। सिर्फ सुगंध और दुर्गंध ऐसे दो भेद हाँ क्यों है? हाँ बराबर, इसको ऑब्जेक्ट, अपन ने क्या? हाँ बहुत बढ़िया, सब्जेक्टिव और बोलो बोलो। ऑब्जेक्टिव। हाँ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? देखो ऐसा समझना कि जब सबके भेद किस वेट में किए? ऑब्जेक्टिव रूप में किए। किस रूप में किए हैं? ऑब्जेक्टिव रूप में। ऑब्जेक्टिव हाँ रूप मतलब जिन जिन गुण भेद को, पर्याय भेद को दुनिया जानती है, बराबर, उस हाँ प्रकार से किया है। फॉर एग्जाम्पल किसी के 8 प्रकार के भेद किए तो दुनिया को पता है, किसी के 5 प्रकार के भेद किए उसके उस गुण धर्म में है। तो ऑब्जेक्टिव मतलब जो गुण धर्म उसके अंदर हैं उन गुण धर्मों को ही यहां पर कहा है, बराबर। तो फिर प्रश्न आता है कि स्पर्श के 8 प्रसिद्ध भेद किए ऑब्जेक्टिव रूप में, वस्तुनिष्ठ रूप में, गंध के रस के 5 किए, वर्ण के 5 किए, शब्द के 7 करेंगे,
तो प्रश्न ये आता है कि गंध के सब्जेक्टिव भेद क्यों कर दिए। सब्जेक्टिव मतलब मुझे किसी को सुगंध लग रही है तो मुझे सुगंध है, किसी को दुर्गंध लग रही है तो किसी को दुर्गंध है, ऐसे भेद क्यों किए। बराबर, समझ में आया। इसमें खुशी बहन का क्या कहना था, खुशी बहन ने भी अच्छी बात इसमें की थी कि भाई सुगंध और दुर्गंध, क्योंकि ये स्थूल भेदों की तरह गंध के भेद नहीं किए जाते। देखो एक बात है, इनका भी पॉइंट बराबर है। देखो इस बात में मैं आपको पहले ये कहूंगा कि ये प्रश्न मेरा खुद का है और अभी तक मुझे इसका आगम से समाधान नहीं मिला। इसलिए इसमें मैं आगम का बल नहीं दूंगा, युक्ति का बल ही दूंगा। बराबर। देखो प्रश्न ये है इसमें कि ऐसा क्यों है। बराबर। तो क्या गंध की कोई वेराइटियां नहीं होती है, गंध की कोई वेराइटियां नहीं होती, जैसे रस की वेराइटीज होती हैं। बराबर, गंध की भी वेराइटी होती है। बराबर, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वेराइटियां होते हुए भी जगत की भाषा में गंध के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। आप सोचो, आप क्या बोलोगे, जैसे आम का आपने स्वाद बोला मीठा, अब आप गंध को क्या बोलोगे, आम के जैसी सुगंध आ रही है। आप क्या बोलोगे, आम के जैसी सुगंध आ रही है। गुलाब वस्तु है, गुलाब की सुगंध आ रही है, लेकिन सुगंध क्या है, तो हम नहीं कहते, हम क्या कहते गुलाब की सुगंध है, गेंदे की सुगंध है, घी की सुगंध है, सब्जी की सुगंध है। यानी हमने जितनी भी भाषा में है, भाषा में स्मेल को कभी वस्तु से अलग देखा नहीं। बताओ, आप कोई केवल स्मेल का नाम बता दो तो मैं मान जाऊं। आप हमेशा स्मेल को वस्तु के साथ लिंक करते कि नहीं करते। है मरे हुए, बदबू में भी जाओगे तो मरे हुए कुत्ते की जैसी बात आ रही है, मतलब मरा हुआ कुत्ता ये व्यक्ति का गुण है, गंध का नहीं है। लेकिन आपने कभी गंध को सेपरेटली पढ़े नहीं है, गंध को कभी सेपरेटली कोई शब्द दिए नहीं है, गंध का कभी ऐसे निर्णय किया ही नहीं है। किया है क्या, बताओ मुझे। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे। क्या कह रहा हूं कि अभी तक हमने मात्र और मात्र पदार्थों को देखा है, हमने और जिसको देखा जाना है उसकी भाषा बना दी है, जिसको देखा जाना है उसकी हमने भाषा बना दी है। और भाषा में मात्र वस्तुओं के नाम आते हैं, गंध के नाम नहीं आते। और गंध को हमेशा हम वस्तुओं के साथ जोड़कर देखकर चलते हैं, यही एक हमारी भाषा की समस्या है। अब समझिए, भेद तो बहुत सारे हैं ये तो हमें पता है, लेकिन उन भेद को हम गिनाए तो कैसे गिनाए, आचार्यों के सामने ये समस्या है। समझ कि नहीं है। भेद तो बहुत सारे हैं, नित्य अनुभूत है। घर में अगर 50 चीजें हैं तो 50 की गंध अलग अलग है कि नहीं। तो भेद तो बहुत सारे, कोई भेदों से तो नकार नहीं सकता, लेकिन समस्या अलग टाइप की है कि हम उन गंधों को कहें क्या, कहें क्या। तो हमारे पास उसके लिए कोई नए शब्द नहीं थे, तो नए शब्द नहीं थे तो हमने उनको, उन गंधों को वस्तुओं के साथ जोड़कर चला, और इसीलिए हमारे पास में गंध के शब्द नहीं बचे, वस्तुएं बची। रोटी की जैसी गंध आ रही है, घास की जैसी गंध आ रही है, गुलाब की जैसी गंध आ रही है, फलानी हो रही है। तो हर चीज में मुख्य किसको कर दिया हमने, वस्तु को। ऐसा अन्य में नहीं था। अन्य के लिए, अन्य को बताने के लिए हमारे पास में शब्दों की कमी नहीं। जैसे स्पर्श है ना, स्पर्श पर्टिकुलर एक वस्तु है, हमारे ख्याल में है कि ये स्पर्श होता है, इसकी ये वैरायटीज होती हैं और उनके अपने अपने नाम हैं। तो वस्तु की भेद होने पर भी भाषा की कमी के कारण, ध्यान से समझना क्या बोला, क्या शब्द बोल रहा हूं फिर से, वस्तुओं में गंध के भेद होने पर भी चूंकि हमारे पास भाषा की कमी है, भाषा की कमी के कारण आचार्यों ने बोला कि इतने सारे पदार्थों के नाम ले लेकर इसके भेद करना तो बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम मात्र इसको दो भेद कर देते हैं। कौन से, एक सुगंध और एक दुर्गंध, जिसको जो समझना है वो समझे। बराबर। लेकिन वस्तु में गंध होती है, ये अनुभूत सत्य है,
लेकिन भाषा के कारण हम उसके नाम नहीं दे पाते। इसलिए आचार्यों ने शायद गंध के मात्र दो भेद किए, जिसका उन्होंने नाम दिया सुगंध और दुर्गंध। बराबर। ऐसा नहीं है कि बात किसी ने उत्तर में ये भी लिखा था कि साहब गंध में ही सुगंध और दुर्गंध भेद होते, अन्य में नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। अन्य में भी सुस्पर्श दुस्पर्श हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आप कोमल सही आपको अच्छी लग सकती है, कठोर सही है बुरी लग सकती है। तो कोमल को आप सुस्पर्श कह सकते हो, कठोर को दुस्पर्श कह सकते हो। लेकिन हमारे पास वहां पे कोमल और कठोर दो शब्द हैं। लेकिन गंध में क्या करोगे? गंध को बताने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं। हाँ, आजकल के जो परफ्यूम वाले हैं उन्होंने कुछ शब्द दिए हैं। उन्होंने कुछ क्या कर दिए, कुछ शब्द दिए जो पहले अपने साहित्य में नहीं थे। ये अंग्रेजों ने परफ्यूम का जो चलन चला ना, उन्होंने कुछ शब्दों को दिया है। बराबर। तो उसके हिसाब से आप भेद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। दूसरे नंबर की बात, तो इसका समाधान मिला कि नहीं मिला? पॉइंट समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, गंध के अनुभूत रूप से बहुत सारे भेद हैं। उसकी सब्जेक्टिव होने की कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव होने की जरूरत नहीं है मतलब कि वो हमारे हिसाब से गंध बदल रही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी भाषा में, क्या शब्द बोल रहा हूं, हमारी भाषा में गंध की पर्यायों को बताने वाले अलग शब्द नहीं। क्या शब्द बोल रहा हूं मैं? हमारी भाषा में गंध की गुणों को या पर्यायों को बताने वाले अलग शब्द ही नहीं है। अब जब वो शब्द ही नहीं है तो आचार्य बताएंगे तो बताएंगे कैसे? उन्होंने खूब खोजे शब्द की गंध संबंधी शब्द मिल जाए, तो उन्हें दो ही शब्द मिले। या तो ऐसे मिले कि पदार्थों के साथ वाले शब्द मिले, या फिर सुगंध और दुर्गंध मिली। तो ऐसे पदार्थों के साथ वाले शब्द बताने जाते तो फिर कितने भेद लिखने पड़ते? लिखने पड़ते कि नहीं लिखने पड़ते? टमाटर की अलग गंध होती है, मटर की अलग गंध होती है, सब्जी की अलग होती है, फूल की अलग होती है, पानी की अलग होती है, सड़े पानी की अलग होती है, निर्मल पानी की अलग होती है। बराबर। जली रोटी की अलग होती है, सही रोटी की अलग होती है। कितने भेद करवाते? तो या तो ये उपाय अपनाते आचार्य, तो इसमें तो बहुत हो जाते, या फिर इन सबको दो भागों में डिवाइड कर दो। कौन कौन से? सुगंध और दुर्गंध। जिसको जो समझना है सो समझे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आचार्यों ने इसके सब्जेक्टिव भेद किए। नई इच्छा थी, नहीं अभिप्राय था, तो भी क्यों? क्योंकि इसके बिना उसको बताना अशक्य जैसा है। क्लियर? बैठ रही ये बात? नहीं बैठ रही तो पूछना, और युक्ति लगाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी घर का और समाधान भी घर का सच बात। समझ में आया? हाँ। नहीं नहीं तो अपन और विचार कर सकते, कुछ कारण तो होगा ना। ऐसे ही थोड़ी आचार्य ने कर दिया। लेकिन मुझे कारण बैठता है कि सच में हमारे पास में शब्द नहीं है। सच में हमारे पास में गंध को बताने के लायक बहुत कम शब्द हैं, और उन शब्दों को फिर करना, अलग से समझाना, बताना, इसकी वजह आचार्यों ने दो भेद उसके बता दिए। क्लियर? चलिए अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ये अपना जो सूत्र है 24वें नंबर का, उस सूत्र पर आते हैं। देखिए, इस संबंध में कोई और सुझाव हो तो कहिएगा। हाँ, सूत्र बोलिए। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य, बोलिए। शब्दबंध सूक्ष्म स्थौल्य, संस्थान भेद तमस्या, संस्थान भेद संस्थान भेद तमश्चर्या, तपोद्योतवन्तश्च, तपोद्योतवन्तश्च, तपोद्योतवन्तश्च। तपोद्योतवन्तश्च। देखो कितने भेद हो गए? शब्द बंध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान भेद, अंधकार, छाया, आताप और उद्योत, इतने प्रकार के पुद्गल होते हैं। थोड़ा अपन और गंभीरता से विचार करते हैं। लिखे हुए हैं 10 भेद, शब्द बंध, सूक्ष्म स्थूल, संस्थान भेद, तमस, छाया। बराबर। अब क्या कहते हैं? शब्द आदि पुद्गल से पृथक हैं या अपृथक, यानी आदि शब्द बोल रहे हैं तो कौन कौन से आदि में लेना? अरे आदि में जो शब्द लिए गए हैं वही वाले। कौन से? शब्द बंध, सूक्ष्म स्थूल आदि। ये जो पर्याय हैं ये पृथक हैं अपृथक हैं, भिन्न है कि अभिन्न है? तो देखो बड़ी सरल सा उत्तर है।
पर्याय दृष्टि से कथनचित पुद्गल से भिन्न है और द्रव्य दृष्टि से पुद्गल का ही शब्द रूप परिणमन होने के कारण कथनचित अभिन्न भी है। बड़ी सरल सी बात है, बराबर। कैसे? क्योंकि देखो बड़ी सरल से कि पर्याय से देखा जाए तो पुद्गल की जो अपने को स्पष्ट दिखाई देते हैं, पुद्गल से थोड़ी तो भिन्नता है ना, नहीं तो वो स्कंद रूप क्यों होते, अलग से क्यों दिखाई देते। तो एक एंगल से तो वो पुद्गल से किंचित भिन्न है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से वो बने किससे हैं? बोले पुद्गल से ही बने हैं। तो जो जिससे बना हो वो उसका, तो जिससे बना है किससे बना है? बोले पुद्गल से बने, इसलिए द्रव्य दृष्टि से पुद्गल के हैं। पॉइंट समझ में आया? तो जैन धर्म में कोई भी उत्तर होता है, वो उत्तर एकदम सीधा सीधा ऐसा नहीं समझ लेना कि बोल दिया सो बोल दिया। उस उत्तर में कई बार दो चीजें शामिल होती हैं और उसमें अपेक्षाएं होती हैं, बराबर। तो जैसे हमारे से भी हम बोल सकते हैं कि हम क्या कहते हैं, शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? बोलो क्या उत्तर आएगा? कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, यही उत्तर आएगा ना। क्योंकि सर्वथा भिन्न हो जाए तो सिद्ध हो जाए और सर्वथा अभिन्न हो जाए तो जड़ हो जाए। बोलो क्या पसंद है? हम शरीर से कथनचित भिन्न किया था, भिन्न की अभिन्न है, तो क्या उत्तर आएगा? एक शब्द में उत्तर। बहुत सारे लोगों का एक बड़ा दुराग्रह सा होता है, कोई एक बात कहो, क्या बोलते हैं, एक बात कहो। हम कहते एक उत्तर होता तो एक बात कहते ना, भैया उत्तर ही दो है तो हम एक कैसे कहते, बराबर। ख्याल में? जैसे किसी ने पूछा कि भैया ये उंगली छोटी है कि बड़ी, अब वो कहते ना एक उत्तर दो, या तो छोटी बोलो या बड़ी बोलो। तो एक उत्तर देना, तो एक उत्तर देना तो गलत उत्तर होगा ना भैया, जब उसमें गुणधर्म दो है कि इसके एंगल से बड़ी है और इसके एंगल से छोटी है। तो अगर हमें छोटी बड़ी के रूप में उत्तर देना तो एक उत्तर नहीं दे सकते। जगत में बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं नहीं एक बात बोलो, एक बात बोलो, क्या इतना घुमाते हो, शुद्ध है अशुद्ध है, नित्य है अनित्य है, कोई एक जगह बातें नहीं कर सकते क्या? मैं उनसे ही कहता हूँ भैया तुम जरा शांति से वस्तु का विचार करो, ये वस्तु कोई मैथ्स का सवाल नहीं है इसमें एक ही उत्तर हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि मैथ्स वन डायमेंशनल होती है और वस्तु मल्टी डायमेंशनल होती है। अब मल्टी देयर आर, अगर उसमें बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी डायमेंशन है, तो बहुत सारे डायमेंशन होने पर बहुत सारे डायमेंशन ही कहना पड़ेगा। एक डायमेंशन कहने जाएंगे तो वस्तु का सही प्रतिपादन नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि ये घुमा रहे, घुमा नहीं रहे भैया, सही बात बता रहे। अब आप नहीं समझोगे तो अधूरा ज्ञान हो पाएगा आपका। लोगों ने यही किया, बहुआयामी वस्तु को एकांत से कहना चाहा, तो उनको लगा एक पक्ष का तो निरूपण कर दिया लेकिन दूसरा पक्ष बिल्कुल छूट गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ये इसको दोनों रूपों में समझना, और वो दोनों रूप क्या है कि आप शरीर से भिन्न हो कि अभिन्न हो, है? बोलो क्या उत्तर दिया था? हम शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? कौन उत्तर देगा? अभी जो उत्तर दिया था कौन देगा? कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न अपेक्षा है। से भिन्न है, अपेक्षा से भिन्न। कौन सी अपेक्षा है बताओ जरा, बताओ कौन सी दो अपेक्षा बताई थी? यदि सर्वथा भिन्न माने तो क्या होगा और यदि सर्वथा अभिन्न माने तो क्या होगा? सर्वथा भिन्न मानेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे और बहुत अभिन्न बढ़िया, मानेंगे तो पुद्गल हो जाएंगे। दोनों में हाँ, ये दोनों चीजें अभी पॉसिबल नहीं है। ना हम सर्वथा जड़ हैं कि चैतन्य के रस से दूर हो गए, ऐसा भी नहीं है, और ना सिद्ध के जैसे पूर्ण है। तो किस रूप में? कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। ऐसे शब्द के साथ में है, जैसे हम अपनी शरीर रूप पर्याय के साथ में कथनचित भिन्न है कथनचित अभिन्न है, ऐसे ये शब्द भी अपनी स्कंद रूप पर्याय के साथ में कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। एक दृष्टि से पुद्गल है, पुद्गल ही है, और एक दृष्टि से पुद्गल से भिन्न भी है। अब देखो शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द क्या है? जिसके द्वारा अर्थ कहा जाता है वह कहना मात्र शब्द कहलाता है, बराबर। अर्थ कहा जाए अथवा कुछ भी आप कहो, अथवा जो कर्मेंद्रिय से सुना जाए,
कर्णेंद्रिय जिस जिसको विषय बनाती है वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, बराबर समझ में आया। देखो एक बात समझना, आंखों के अलावा, आंखों के अलावा, रसना के अलावा ऐसी कोई सी इंद्री नहीं है जिसका काम बंद होता। रसना और चक्षु इंद्री का काम क्या है? बंद होता है, बंद हो जाए। आपने आंख बंद कर लिए, कुछ नहीं दिख रहा, मुंह बंद कर लिया, रात को खाना नहीं, अब कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन बाकी की 3 इंद्रियों का काम तो चलता ही रहता है। कैसे चलता है? जो भी आजू बाजू में कुछ बोलेंगे आपको सुनते रहेंगे, बराबर। आप जहां बैठेंगे उसे छूते रहेंगे, आजू बाजू में जो भी घटना होगी उसको उसको सूंघते रहेंगे। तो पांचों इंद्रियों में से भी जिस पर बुद्धि पूर्वक नियंत्रण किया जा सकता है वो तो 2 ही इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। बाकी की 3 इंद्रियां तो सहज समेशा से परिणमित होती ही रहती हैं। तो शब्द जिस जिसको कर्णेंद्रिय विषय बनाती है वो सब शब्द हैं, बराबर। अब यहां विचार करना कि कान तो अपने विषय बनाएंगे ही बनाएंगे। ये मैंने ईयरफोन लगाया है ना, अब मैं कहूं कि भाई मुझे YouTube पे प्रवचन सुनना है तो कर्णेंद्रिय प्रवचन को विषय बना लेगी। आप कहेंगे प्रवचन प्रवचन क्या करना है, बहुत सुन लिए, मुझे तो कोई गाने वाने लगा दो, तो कर्णेंद्रिय उसको विषय बना लेगी। आपके ऊपर ट्राइज है ये, इसका आप कुछ भी नहीं करोगे तो वो आजू बाजू वाले हैं, आम आदमी की लहर है, वो आपको सुनना पड़ेगा। अभी आ रहा ना चुनाव प्रचार चल रहा है, कमल कमल कमल, आम आदमी की लहर है, पंजो पंजो पंजो। हैरान हो जाते सुन सुनकर, ये क्या क्या करें। तो शब्दों में कभी भी अवरोध नहीं हो पाता। इसीलिए आप बुद्धि पूर्वक विचार करें, जहां जाएंगे वो आपको सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए ऐसी जगह जाएं जहां आपको सुंदर शब्द सुनने को मिले। आप जो भी बोलेंगे तो आपको रिवर्स में सुनना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसा क्या कहते हैं, अप्रिय सुनना ना पड़े, ऐसी आपकी इच्छा है तो अप्रिय बोलना भी नहीं। हम एक कैसे आग्रह रख लेते हैं कि हम तो कुछ भी बोले और सामने वाला हमें कुछ ना कहे, है? आपको पता है जीवन में इतना विवेक तो होना चाहिए ना कि भाई इस बोलने का ये रिएक्शन होता है, तो क्या मतलब बोलकर फिर, क्योंकि देखो बोलने की इच्छा होती है और सुनने की सामर्थ्य नहीं। क्या बोला? बोलते टाइम तो ये चाहते हो कि हम सब कुछ बोल जाएं और सुनते टाइम ये चाहते हो कि कोई कुछ ना बोले, तो ऐसा तो होता नहीं ना। आप उतना ही बोलो जितना सुन सको। सुनने की सामर्थ्य विकसित करके ही बोलना सीखो, क्योंकि कुदरत ने भी यही आपको दिया है। पहले श्रवण क्षमता दे दी जन्म से, लेकिन भाषण की क्षमता कब दी है? बाद में दी। कोई जन्म से बोलना नहीं सीखता, लेकिन सुनना सब सीख जाते। कभी आपने कुदरत के संकेत को समझा है? कुदरत ने भी आपको ये टाइम दिया कि आप पहले सुने फिर बाद में बोले, लेकिन वो कुदरत के मैसेज को हम भूल जाते हैं। हमारी हालत ऐसी दयनीय हो जाती है कि हम सुनना पसंद ही नहीं करते, हमें बोलना ही अच्छा लगता है, बराबर। अगर व्यक्ति शांति से सामने वाले की बात को सुनने लगे तो उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुदरत ने आपको ऐसे ही बनाया था, लेकिन आपने उसमें मॉडिफिकेशन कर लिया। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ऊपर से और बोलते हैं हम क्यों सुनकर रहे? अरे भाई तुम सुनकर रहो, सुखी रहना तो सुनकर रहो, सुनकर रहो, मतलब ऐसा नहीं कि दबो, लेकिन विचार तो करो कि क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है। बोलने में उन्मुक्तता चाहिए और श्रवण में सामने वाला जो कुछ विचार करे सो करे, हम नहीं विचार करें, बराबर। तो समझे ना कुदरत का क्या संकेत है कि 10 महीने तुम्हें कम से कम बोलने सीखने के लिए दिए हैं। तुम बोलने के पहले 10 मिनट तो विचारो। बात समझ में आई क्या? हाँ,
सुनना आपको जन्म से मिल गया, लेकिन बोलने में कम से कम 10 महीने लगे। आई ना बात, अनुभूत है ना? है? हाँ, समझे कि नहीं समझे? तो सुनने के लिए आपको जन्म से कैपेसिटी मिल गई, बोलने के लिए कम से कम 10 महीने लगे। ये विचार रहा है, मानो ऐसा कहता हो कि कम से कम आपको सुनने बोलने के पहले 10 मिनट तो सोच लेना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। गजब बात है। बोलने के बाद 10 दिन तक सोचते रहते हो, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। होता कि नहीं होता? बोलने के बाद 10 दिन तक सोचते रहते हो, और बोलने के पहले 10 मिनट नहीं सोचते। बोलो। बैठ रही कि नहीं बैठ रही बात? सुन रहे हो? बोले पंडित जी आपने तो बोला सुन रहे हो। सुन रहा है। अभी आगे विचारने का भी बोलेंगे तो विचारना भी। समझे कि नहीं समझे? अब मुझे तो एक दो लोग ही दिख रहे हैं, बाकी तो दिख ही नहीं रहा कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, यही पता नहीं है। विचारोगे तो लोगों का पंडित जी सुनना ही जरूरी है ना, देखने का तो आपने पहले ही मना कर दिया। इसलिए सुन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जिसकी जैसी बुद्धि, जैसी जिसकी सोच। ऑनलाइन के देवता को भी नमस्कार हो, जिसने कितनी बढ़िया सुविधा दी। पहले कोई ऐसा प्रवचन नहीं होता था जो वक्ता की नजर से बच जाए। अब कहता है कि भाई पंडित जी आप कितनी कोशिश कर लो, जब तक हम अपना वीडियो ऑन नहीं करेंगे आप ढूंढते रह जाओगे, नाम दिखाई देगा, काम को समझ में नहीं आएगा। है, समझ में आया कि नहीं आया? ये गजब फैसिलिटी है। सब श्रोताओं ने अपनी अपनी सुविधा से व्यवस्थाएं बनाई, बराबर ना? चलिए ठीक है, आगे अपन चलते हैं। हाँ, सरस सरस 3-4 हमारा भाईओ मानदाताओ प्रकट थया। बाकी બધા और શાંતિથી કઈ સાંભળતા ધ્યાનમાં મગ્ન હોય તો ખબર ના પડતી હોય, બરાબર ને? એ રીતે બધા હોય. વાંધો નહીં, સરસ, ઉત્તમ. ચાલો આગળ આપણે જઈશું. कर्णेंद्रिय के द्वारा सुना जाए वो शब्द होता है, ये अपन ने क्लियर कर लिया। तो कर्णेंद्रिय तो विषय। अब शब्द दो प्रकार के होते हैं, ये थोड़ी गजब अच्छी बात है, इसको समझना। भाषात्मक और अभाषात्मक, आपके लिए अलग शब्द आएंगे इसमें। प्रायोगिक और वैशेषिक, कौन से दो अलग टाइप के शब्द हैं। ये तकरीबन आपको महिषासुर और संबरासुर जैसे लगेंगे। मतलब कठिन शब्द लगेंगे, मैं उनके सरल अर्थ बताने की कोशिश करता हूँ। प्रायोगिक, प्रायोगिक मतलब कहलाते हैं जो बुद्धि पूर्वक निकलते हैं, बराबर। बुद्धि पूर्वक जो भी शब्द निकलते हैं, इंटेंशनली जो भी शब्द निकलते हैं, जिनके लिए आपकी जिह्वा का, आपके हाथ पैर का कंपन होता है, वो शब्द कहलाते हैं प्रायोगिक। और दूसरा कौन सा कहलाता है? वैशेषिक, मतलब कुदरती, कुदरती जो शब्द निकलते हैं। तो देखो, जितने भी भाषा के शब्द हैं, भाषा शब्द दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक अ इ ई, ये अक्षर हुए, अक्षरों से मिलकर जो शब्द बने, शब्दों से मिलकर वाक्य बने, वाक्यों से महावाक्य, महावाक्य से प्रबंध, और जो भी भाषा अपनी बनी है वो सब कौन सी है? भाषात्मक शब्दों के एग्जाम्पल है। ये सारी भाषा अचानक तो निकलती नहीं है, इनके लिए आपका योग और उपयोग का परिणमन होता है। इसीलिए सारे शब्द कैसे हैं? अक्षरात्मक हो यानी शब्दात्मक हो, अनक्षरात्मक हो मतलब ये भी एक प्रकार की भाषा है कि नहीं? ये लिया है, कुछ भी आपने जो उच्चारण किया वो सब भाषा है, वो सब एक मैसेज का काम करती है। पर अंतर इतना है? किसी ने बोला कि खाना खाओ, आपने बोला ये क्या है, ये क्या है? ये भाषा है कि नहीं है? बोले भाषा है, लेकिन कौन सी भाषा है? अनक्षरात्मक भाषा, बराबर। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई गाया है, आपने बोला हे हुर्र, ये क्या है? ये भाषा थी कि नहीं थी? बोले थी भाषा। कौन सी भाषा में? क्या लिखोगे? बोले अनक्षरात्मक भाषा। हम जब छोटे थे ना, बोले तुम्हें हिंदी लिखनी आती? बोले हाँ आती है। अच्छा तो एक वाक्य लिखो,
कौन सा? बोले राम गाय चराता है और वो अपनी गाय को कह के बुलाता है। अब इसको लिख के बताओ आप क्या लिखोगे? प्रयोग आपने किया है लेकिन इसको कभी लिख सकते हो? बोले इतना सा वाक्य नहीं लिख पा रहे, क्या हिंदी पढ़े हो तुम? मतलब आप समझ रहे ना, एक ही वाक्य में दो, जो वो सब लिखे वो भाषात्मक है और ये दूसरा क्या हुआ, ये अभाषात्मक है। बराबर, यानी इसमें अक्षर नहीं है। ये काम करती है और बात सही है। सारे भी लोग अगर जो भी पशु हैं वो सबको बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? ऐसे बुलाते हैं, अक्षर थोड़ी बुलाते हैं। श्रीमान गाय श्रीमती बैल जी आप पधारिए विराजमान होइए, वो तो बुलाना हो तो ऐसे करके बुलाते हैं, भगाना हट 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 ऐसे करके भगा देते हैं। तो काम पूरा करता है, वेलकम और बाय का ही काम करता है, लेकिन वो शब्द कैसे हैं? अनक्षरात्मक है, ध्वनिया है। फिर दूसरे नंबर के शब्द होते हैं अभाषात्मक। अभाषात्मक मतलब जो ध्वनि है जो भाषा से नहीं निकलती है, लेकिन वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है जैसे आप समझो आसमान में कुदरती बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, कुदरती पत्ते हिल रहे हैं, ये भी ध्वनि निकल रही है। और एक संगीत में केसियों पर आसमान में बिजली कड़कने की आवाज का क्रिएट किया जा रहा हो, पत्तों की आवाज को क्रिएट किया जा रहा हो, नदियों के कलकल को क्रिएट किया जा रहा हो। तो ये जो ध्वनि है, जो ध्वनि दो प्रकार से निकल रही है, एक नेचुरली और एक आर्टिफिशियली, बराबर, इंटेंशनली। तो जो इंटेंशनली निकलती है उसे कहा जाता है प्रायोगिक, और जो नेचुरली निकलती है उसे कहा जाता है वैश्रसिक। वो प्रायोगिक ध्वनियां चार प्रकार की होती हैं, तत्, वितत, घन, सुषिर। ये क्या है? ये चार प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं। अगर आपको पता हो, सारे के सारे वाद्य यंत्रों को क्या किया जाता है? इनमें बांट दिया जाता है। तत् मतलब जिसपे क्या करते हैं? तार से जो बजाया जाता हो, वीणा, गिटार, ये किससे बजाए जा रहे हैं? तार से बजाए जा रहे हैं, तो ये कहलाता तत्वाद्य, तार से बजाने वाले। वितत मतलब ढोल, जिसको कवर कर दिया जाता हो, बराबर, वो क्या कहलाते हैं? ढोल, नगाड़ा वगैरह वगैरह, तो वो वितत वाद्य कहलाते हैं। घन एक दूसरे से टकरा के बजाते, वो आते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? झांझर भी बोलते हैं इसको, अथवा इसको ऐसे ऐसे बजाने वाला जो रहता है, कांच की ध्वनि, ये घन वाद्य कहलाते हैं। और फूक मार कर जो बजते हैं वो क्या कहलाते हैं? सुशिर वाद्य कहलाते हैं। यानी ये जो टोटल जितने भी प्रकार की सिंगिंग मटेरियल है, उनमें चार प्रकार के वाद्य प्रमुख होते हैं, तत्, वितत, घन और सुशिर, बराबर। तो तार से बजने वाले तत्, तबले आदि वितत, क्योंकि उसमें मढ़ा जाता है। घन जो होती हैं झांझर वगैरह, वो घन वाद्य कहलाते हैं, और फूक मारने से उत्पन्न होते हैं वो सुशिर वाद्य कहलाते हैं। इस प्रकार से ये शब्दों के, अभाषात्मक शब्दों के भेद किए, बराबर। तो ऐसे शब्दों में से हम लोग कौन कौन से प्रयोग करते हैं? बोले हम चारों प्रकार की चीजें प्रयोग करते हैं, भाषात्मक, अभाषात्मक, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, प्रायोगिक, वैशेषिक, सब प्रकार का हम उपाय करते हैं। लेकिन एक और विभाजन है, सार्थक शब्द